बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर साहिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने लगे हैं, कोई बंदा आपको जनाब चेक दे दिया, उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई भी काइंड हो, उसने जनाब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, आपको प्रोमिसरी नोट दे दिया, तो आप उससे पैसे कैसे वापस ले सकते हैं? लोन लिया था या कोई ज़रूरत पूरी करनी थी, जैसे भी उसकी लायबिलिटी है कि वो आपको पैसे रिटर्न किए। 10 लाख रुपया दे दो, आपने दे दी, उसके बदले में उसने चेक आपको दे दिया कि जनाब ये चेक लें। चेक आप पेश किया, जनाब जाके बैंक में डिसऑनर हो गए। इस सूरत में ज़हन में फ़ौरन आता है कि चेक डिसऑनर हो गया, 489F का पर्चा करवाओ जाके थाने में। 489F का आपने FIR उसकी दर्ज करवा दी, हो गई। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जब 489F का पर्चा आपने करवा दिया थाने के अंदर, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये जो आपने चीट किया ना बंदे के साथ, ये चेक ऐसा इशू करना कि जो आपके पास बैलेंस ही नहीं था, डिसऑनर हो जाए। लायबिलिटी थी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, इन पर्पज़ के लिए आपने चेक दिया हो, बैलेंस ही ना हो, डिसऑनर हो जाए, तो फिर उसको पकड़ा जाता है, बंदे को थाने में ले जाया जाता है, FIR की जाती है, उसको जनाब 3-4 महीने बाद ज़मानत भी हो जाती है। अगर उसको सज़ा भी हो जाए तो चंद साल, 3 साल उसे सज़ा हो गई है तो क्या हुआ, उसका फिर छूट जाएगा। सपोज़ आपका 4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, तो 3 साल बाद उसे छोड़ दिया जाए तो आपका 4 करोड़ तो रिकवर नहीं होगा। अक्सर लोग डर के मारे जब FIR होती है तो कुछ पैसे दे देते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन दर हकीकत पैसों की रिकवरी के लिए आपको अलहदा से एक सूट फाइल करना पड़ता है, जो आज हम डिस्कस करने लगे। इसे कहते हैं सूट फॉर रिकवरी। ऑर्डर 37 का दावा CPC के तहत होता है। CPC के तहत ऑर्डर 37 पढ़िए, उसके तहत ये दावा होना है सूट फॉर रिकवरी। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेसिस के ऊपर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जनाब आपका चेक है, आपका जनाब प्रोमिसरी नोट है, इनकी बेसिस के ऊपर जो आपके पैसे फंस गए, अब आप रिकवर करना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ऑर्डर 37 का दावा करें। और इसकी टाइम लिमिट होता है 3 साल के अंदर अंदर आप ये दावा फाइल कर सकते हैं। 3 साल, बंदा ये नहीं चेक लेके जाए ये 20 साल पहले ये चेक जनाब, तो ऐसा नहीं है, 20 साल पहले वाला नहीं चलेगा। 3 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर 37 का दावा करना है। आप लेके पहुंचते हैं तो यहाँ दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है, और नोटिस ये सिंपल वाले नोटिस नहीं होते, समन नहीं होते, स्पेशल होते हैं। यानी वो भेजे दूसरी पार्टी आती है तो आके उसका राइट प्रेरोगेटिव नहीं है कि फौरी तौर पे आके जवाब दावा दे दे, नहीं। क्या करती है दूसरी पार्टी जिसने पैसे देने हैं, वो आके एक एप्लीकेशन लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द केस, वो ये फाइल करते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जब कोर्ट में आ गए 10 दिन के अंदर अंदर, नॉर्मली जवाब दावा का टाइम होता है 30 दिन, इसमें 10 दिन के अंदर अंदर उनको लीव टू डिफेंड फाइल करनी होती है। तो उसने लीव टू अपीयर एंड डिफेंड फाइल की, जनाब एप्लीकेशन के मुझे मौका दें, मुझे भी सुने। अब कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो मौका दे या ना दे। अगर कोर्ट समझती है कि मौका देने की ज़रूरत नहीं, क्रिस्टल क्लियर, कोर्ट कहती है नहीं कोई नहीं मौका देना, ये दूसरे बंदे के हक़ में फ़ैसला करके कहते हैं निकालो पैसे। अगर कोर्ट समझती है नहीं, उससे भी सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉइंट हैं उसके पास, ये जो उसने एप्लीकेशन फ़ाइल किए से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ, फिर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। कोर्ट कंडीशनल या अनकंडीशनल उस बंदे को एक्सेप्ट कर सकती है उसकी एप्लीकेशन। कहते हैं अच्छा ऐसा करो यार, शक पड़ रहा है कि बंदा भाग जाएगा, तो कहते हैं ऐसा करो, आप 10 लाख का है तो आप 10 लाख की कुछ श्योरिटी हमें दे दो, फिर आपकी लीव ग्रांट कर देते हैं आपको सुनते भी हैं, सुन के फैसला करते हैं। तो उसे श्योरिटी ले लेते हैं, बॉन्ड ले लेते हैं जनाब इतना 10 लाख का। फिर उसके बाद वो दोनों पार्टियों को रूटीन के मुताबिक इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, उनकी एविडेंस होती है, बहस होती है, फैसला हो जाता है। तो यूँ कोर्ट की डिस्क्रिशन है, चाहे तो उससे श्योरिटी तलब कर ले कि इतने पैसों की हमें ज़मानत दे दो कि आप भागोगे नहीं। ये भी कोर्ट बाज़ दफ़ा कहती है जिसने दावा फाइल किया हुआ है ना, दावा दायर किया है, इस बंदे को भी कोर्ट कह सकती है लगता है ये दावा तो झूठा है, फ्रॉड है, ऐसा करो जी आप भी थोड़े से पैसे जमा, इतने पैसे जमा करवा, 2 लाख रुपया। अच्छा, इसे भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो लेकिन आप इस तरह आप दावा फाइल कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कभी आप ऑर्डर 37 पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये चेक का लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा कहीं, परेशान नहीं होना। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसका तो जिक्र है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज ही की एक काइंड चेक भी है, आप इसे पढ़िए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट,
इस 1881 इसका सेक्शन 5 पढ़ी, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्क्रिप्शन सारी उन्होंने बताई हुई है, इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं, वो सारे चेक पे लागू होते हैं, तो चेक भी इसमें शामिल है। लीव टू डिफेंड फाइल करनी है, उसके साथ एक एफिडेविट भी देना है कि यानी ऑन ओथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्स यही हैं, तो ये बयानल फ़ी भी लगाना पड़ता है। इसके साथ कोर्ट फीस भी लगती है, आपको पता है 7.5%, 7.5% कोर्ट फीस भी लगाई, अमाउंट टोटल को देख के 7.5% उस पर कोर्ट फीस लगाई जाती है, और मैक्सिमम 15,000 से ऊपर कभी भी कोर्ट फीस नहीं लगाई जाती, ये भी आपको पता है। अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट जब फैसला करेगी तो ये कोर्ट देखेगी कि यार ये मनी डी वैल्यू, पैसा, आपने सुना है कि इतने साल पहले मैंने ये 10 रुपये का प्लॉट ख़रीदा था, इतने साल पहले, वो बहुत सस्ता दौर था, अब मैं मनी डी वैल्यू हो रहा है, पैसा डी वैल्यू होता जाता है वक्त, और 3-4 साल 5 साल गुजर गए, उसके बाद उस बंदे को 1 लाख के बदले में 1 लाख दिया जाए तो कहते हैं ये उसका नुकसान है कि पैसा डी वैल्यू हो चुका है। इसलिए कोर्ट क्या करती है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, उसके तहत कोर्ट क्या करती है, इसको 6% सालाना के हिसाब से, 6% सालाना के हिसाब से इसको इंटरेस्ट भी दिलाती है कोर्ट। या सेटल हो तो वो अलग बात है, अगर सेटल ना हो तो फिर 6% तो एटलीस्ट है। 6% इस तरह होता है कि पहला साल है, 1 साल गुजरा तो टोटल अमाउंट जो थी 1 लाख थी, 6% 1,06,000 हो गया। 2 साल गुजरे 1,06,000 हो गया, दूसरे साल का कैलकुलेट करना है तो 1,06,000 का 6% निकालना पड़ेगा वो जनाब। फिर तीसरा साल है तो टोटल जो 2 सालों का जमा हो गया है इंटरेस्ट डाल के, वो टोटल में से उसका 6% ऐड करें। चौथा साल है तो उसका टोटल का, तो यूँ ऐड करके इंटरेस्ट भी कोर्ट, इसमें कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि अपना फैसला किया हुआ भी कोर्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में महसूस करती है कि ये फैसला गलत हो गया। दूसरा बंदा वो तो शरीफ आदमी है तो उसको तो नोटिस ही नहीं पहुँचे थे, तो या उसको मौका नहीं मिला, उसके साथ चीटिंग हो गई, कोर्ट अपना फ़ैसला ख़त्म भी कर सकती है, दूसरे बंदे को मौका दे सकती है। अगर एग्जीक्यूशन भी चल रही है उसको भी रोक सकती है कोर्ट के, नहीं ख़त्म करें, इस बंदे को सुनना चाहिए, ये बंदा ठीक है। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन। कभी भी कोई आपस में लेन देन का मामला करें तो उसको लिख लिया करें, लिखना बहुत सारे मसाइल से बचा देता है आपको। और जो चीटिंग करते हैं वो भी कोशिश करें जी इससे अवॉइड करें कि कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। कब्र के अंदर जाके हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी, तो ये बहुत टफ काम है। तो कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, और जब भी लेन देन का मामला करना है लिख लिया, चेक और स्टाम्प वगैरह यूँ आप तहरीर में ले आएंगे, गवाहान को शामिल कीजिए तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच।